नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक मौलिक अधिकार कवर कर लिया है और रिसेंटली कल ही हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखिए और आप वहाँ पर सारी चीज़ों को देख लेंगे, जिसमें सारे अलग अलग चैप्टर को अलग अलग भागों में बांट करके उसका डिटेल एनालिसिस किया। इसके साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने देखा है। आज हमारा जो चैप्टर है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था, वो व्यक्तिगत रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति को उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उसकी ताकत है जो संविधान के द्वारा दी गई है, उसके बारे में वहाँ चर्चा की जाती है। लेकिन इस भाग में नीति निर्देशक तत्व में सामूहिक रूप से राज्य की क्या उत्तरदायी है, क्या उसका उत्तरदायित्व है, इसके बारे में बात की जाती है। अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के हितों की रक्षा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ एक समूह विशेष के हितों की रक्षा की जाती है, सामूहिक रूप से उनके हितों की रक्षा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझने का कोशिश करते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, अर्थात राज्य जो अपना कानून बनाएगा, नीति का मतलब कानून जो बनाएगा, तो वो किस तरीके के कानून बनाएगा, ठीक है ना, उससे संबंधी ये निर्देश देता है, उससे संबंधी ये उसको एक तरीके से कहिए मार्गदर्शन करता है। हमारा नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य को, राज्य अर्थात कोई बिहार झारखंड ये सब नहीं, ध्यान रखिएगा। राज्य का मतलब संसद, सरकार, विधानसभा या राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि, या कोई भी सरकारी एजेंसी जैसे बीएसएनएल हो गया, या जो भी है, इस तरीके की चीज़ हमने देखा था। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा को विस्तार पूर्वक देखा था, आप एक बार उसे देख लीजिए। तो ये यहाँ पे राज्य जो कानून का निर्माण करेगा उसके लिए ये निर्देश देगा, अर्थात उसके लिए ये निर्देश देगा। तो राज्य किस तरीके का कानून का निर्माण करेगा, तो राज्य को ऐसा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो आम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हो, जो आम लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करे। इस कारण नीति निर्देशक तत्व को यह भी कहा जाता है कि इसका जो लक्ष्य है वो लोक कल्याणकारी लक्ष्य है। क्या है? लोक कल्याणकारी लक्ष्य, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी लक्ष्य है। बात आगे समझ में। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यह नीति निर्देशक तत्व के तहत जितने भी प्रोविजन है, इसको नीति निर्देशक तत्व में क्यों रखा गया, इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? तो देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों को अगर लागू नहीं किया जाता है या सरकार उनका हनन करती है, तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो तत्कालीन परिस्थिति थी भारत की आज़ादी के जस्ट बाद, उस समय भारत में उतना रिसोर्सेज नहीं थे। यहाँ पे भारत के पास पैसे की आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी कि भारत की पूरी जनता के लिए वो सारा समाज का कल्याण कर सके, सारी काम कर सके, हर किसी को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर किसी को मौजूद करा सके। इतनी बड़ी उसके पास में, भारत के पास में क्या बोलते हैं, संसाधन नहीं था। तो इसके कारण कुछ एक हिस्सा को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसे मूल अधिकार में रख दिया गया, और कुछ एक हिस्सा को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रख दिया गया, ताकि जब जब सरकार के पास में पैसा है, जब जब राज्य के पास पैसा है, तब तब इसके संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए, इसको लागू करने का कोशिश करें। तो ये चीज़ें आ गई थी, नीति निर्देशक तत्व में बाधा आ गई थी, क्योंकि भारत सरकार के पास में उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, जिसके कारण वहाँ जो संविधान निर्माता थे वो सोचे कि अच्छा, इसे नीति निर्देशक तत्व में रख देते हैं, कल के डेट में सरकार अपने हिसाब से इसे लागू करने लगेगी। बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व हम लोग देखेंगे, बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व को लागू किया गया है कानून बना करके, कुछ एक नहीं लागू किए गए हैं, जिसमें अभी आर्टिकल 44 के तहत जो समान सिविल संहिता है, सब लोग जानते होंगे, इसका लेकर के बहुत जोर चल रहा है। ठीक है ना। तो ये आज तक लागू नहीं किया गया है, हो सकता है कि इस सरकार के द्वारा इसे लागू कर दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो नीति निर्देशक तत्व को विशिष्टता प्रदान करती थी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसे एक एक करके ध्यान देते हैं। इससे पहले आपको बता दें
कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में दिया गया है। आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आप हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में। आप अगर पहले देखे होंगे तो मूल अधिकार भाग 3 में था, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो भाग 2 में थे, कहाँ से कहाँ तक के, 5 से लेकर के 12 तक। और जो भारत और राज्य क्षेत्र थे उसके बारे में प्रावधान भाग 1 में था, 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक के। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सवाल पूछते रहता है। आइए कुछ विशेषताओं को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, न सिर्फ दोस्तों के साथ बल्कि परिवार वालों के साथ में, ताकि वो अपने भारतीय संविधान के बारे में समझ सकें कि वो संविधान उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, क्या क्या देता है, क्या अधिकार है उनकी, सारी चीज़ें। चलिए, कोई अगर देखिए, हम तो कोशिश किए हैं कि बहुत ही इजीली लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। अगर फिर भी किसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए तो आप काइंडली कमेंट करके बताइए, हम उसे और भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान का दर्शन निहित है। अब बताइए कैसे दर्शन निहित है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे संविधान को लागू करने के एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, जिसमें लोगों का, आम जनता का, किसान, महिला, मजदूर वर्ग या जितने भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, हर किसी का वहाँ शोषण और दोहन हो रहा था। तो हमारे संविधान जब लागू किए गए तो इसमें हर किसी को ये लगा कि नहीं भाई, समाज में प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए। हर किसी को राजनीतिक, जैसे पहले क्या था कि कुछ एक गिने चुने लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार था, लेकिन जो संविधान लागू हुआ उस समय सभी को लगा कि नहीं, राजनीतिक अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए। तो वो जितनी भी चीज़ें थी, तो संविधान का मूल उद्देश्य यही था कि हमारे भारत में एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की जाए। आपको बता दें, जो समाजवादी लोकतंत्र है ये जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना है, याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते रहता है। तो हमारे संविधान का मूल था कि हमारे यहाँ समाजवाद स्थापित किया जाए, अर्थात हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर का हो, किसी भी आर्थिक स्तर का हो, कुछ भी हो, उसे पूर्ण रूप से सामाजिक आधार मिले, सामाजिक समानता मिले, आर्थिक समानता मिले और उसके साथ में राजनीतिक समानता मिले, मतलब हर लोग राजनीति में भाग ले, सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो संविधान इसी के कारण बनाया जा रहा था। तो ये पूरा दर्शन संविधान का नीति निर्देशक तत्व में लागू होता है। हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे लागू होता है, जब विभिन्न अनुच्छेदों में हम उसके बारे में समझेंगे तब, क्योंकि इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत समाजवादी परिकल्पना को भी प्रश्रय मिलता है, उदारवादी परिकल्पना को भी प्रश्रय मिलता है, और एक तीसरा गांधीवादी परिकल्पना को भी प्रश्रय मिलता है सॉरी। तो ये 3 अलग अलग परिकल्पनाओं को प्रश्रय मिलता है, और यहाँ पर यह बताया जाता है कि समाज के हर एक वंचित वर्गों के लिए आप ये काम कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए, अर्थात सरकार को निर्देश दिया जाता है कि आप ये काम कीजिए। तो इस संविधान के मूल दर्शन इसमें निहित हैं। एक और चीज बता दें आपको कि जो हमारा संविधान नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, कई बार, हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसे एकदम मत भूलिएगा। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। हम पहले बताए थे कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? जब समाज में हर व्यक्ति को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, जब उनके साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा। सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि समाज के विभिन्न वर्ग, जैसे SC ST OBC, सामान्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी समाज के वर्ग हैं, हर किसी को उनके धर्म, उनके जात पर विभेद न करते हुए एक समान व्यवस्था करना है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए एक समान व्यवस्था करना, ठीक है ना, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, हर लोग समान है। तो ये सामाजिक हो गया। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो भी योजनाएं सरकार की आएगी वो योजनाएं सिर्फ कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों तक केंद्रित नहीं होगी, बल्कि इसका विस्तार व्यापक होगा, हर व्यक्ति के लिए होगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी योजना आता है, रेल परियोजना आता है, बस परियोजना आता है, या सड़क परियोजना, या कोई भी परियोजनाएं निकलती है, हॉस्पिटल, या वो सारे लोगों के लिए होता है, ना कि सिर्फ अमीर या कुछ
एक गिने चुने लोगों के लिए होता है। तो इस तरीके से ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका मुख्य काम है, दो काम है कि एक तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना और दूसरा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये दोनों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप इसे ध्यान से रखेंगे, ठीक है। चलिए, समानता को भी ये बढ़ाता है। एक और चीज, जिस तरीके से मूल अधिकार व्यक्तिगत रूप से दिया गया था, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व हमारा सामूहिक रूप से दिया गया, ये हमने बता ही दिया था। उसके बाद मूल अधिकार, अगर हमारा कोई मूल अधिकार का हनन करता है, जैसे मुझे शिक्षा पाने का अधिकार है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक मुझे शिक्षा पाने का अधिकार है, और अगर राज्य शिक्षा प्रोवाइड नहीं करती है, किसी स्कूल में गया और वो मना कर दिया कि हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर ये नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस नीति निर्देशक तत्व में किसी एक नीति निर्देशक तत्व को सरकार नहीं फॉलो कर रही है, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। और यही कारण कहा जाता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बाद योग नहीं है, अर्थात हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर जैसे जैसे रिसोर्स पूरा होगा, ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होगी, ये सरकार का कर्तव्य होगा कि वो इनको पूरा करे। तो ये कुछ विशेषताएं थी नीति निर्देशक तत्व की। आई होप आप अच्छे से इसे समझने में सफल रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारे नीति निर्देशक तत्वों को समझने का कोशिश करेंगे। तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ तक है? 51 तक के। 36 से लेकर के कहाँ तक है? 51 तक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 36 में क्या है। तो 36 में राज्य की परिभाषा दी गई, जो हम हमेशा कहते हैं राज्य को ये निर्देश देगा, राज्य को वो करेगा, राज्य पालन करेगा। तो ये राज्य का मतलब क्या है? तो राज्य की परिभाषा में वही परिभाषा सेम टू सेम है जो आर्टिकल 12 में दिया गया था मौलिक अधिकार के लिए। आपको शॉर्ट में बता दें कि राज्य का मतलब किसी बिहार, यूपी, झारखंड से मतलब नहीं होता है, बल्कि राज्य का मतलब सरकार है, ठीक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, संसद है, विधानमंडल है, ठीक है ना। कोई भी राज्य द्वारा पोषित संस्था, जैसे ओएनजीसी, बीएसएनएल या कोई भी ऐसी संस्थाएं आ गई, या जो हमारे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आती है। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संस्था आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। उसी तरीके से ये राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है, इसमें इन्हीं राज्यों को निर्देश दिया जाता है। चलिए, ये 36 हो गया। 37 में देखते हैं। 37 में वही बातें दी गई है जो हमने बताई आपको, कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जाता है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश के विकास के लिए मूलभूत है, देश के शासन के लिए मूलभूत है, और इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आपको पता ही है, इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, क्योंकि इसे लागू, जितना ज़्यादा इसे लागू करेंगे, उतना ज़्यादा समाज हमारा खुशहाल होगा। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे राम राज्य की कॉन्सेप्ट जो हमारे घरों में रहता है, राम राज्य, जहाँ पर सारे लोग खुश थे, सारे लोग अच्छे थे, पशु पक्षी आपस में बात करते थे, कोई गरीब नहीं था, कोई रोता नहीं था, ठीक है ना, कोई गरीबी से ये नहीं मरता था। तो उसी तरीके के राज्य की परिकल्पना लोक कल्याणकारी राज्य में की जाती है, जहाँ पर हर किसी के लिए समान अवसर और हर किसी के लिए एक बेहतर सुविधा की उपलब्धता की जाए, ठीक है। तो ये 36 देख लिया हमने, 37 देख लिया। कोई पूछ ले कि न्यायालय में नीति निर्देशक को प्रवर्तन का अधिकार नहीं है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 37 में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब 38 में देख लेते हैं। 38 में 2 सब क्लाउज है, आप ध्यान रखिएगा। 38 में कितने सब क्लाउज हैं? 2 सब क्लाउज है। पहले सब क्लाउज में ये बताया जाता है कि नागरिक को, यहाँ पर 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। ये प्रस्तावना में हमने देखा था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय की बात की जाती है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? तो 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जो प्रस्तावना का वो हिस्सा था, वो देखिए नीति निर्देशक तत्व द्वारा लागू करने का व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए व्यवस्था किया जाएगा, सामाजिक नहीं, अर्थात व्यवस्था किया जाएगा। सरकार ऐसा प्रतिबंध करेगी, ऐसा प्रबंध करे, प्रतिबंध नहीं, ऐसा प्रबंध करेगी जिससे लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को पाने में बहुत ही आसानी हो। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो गया? वही बात हो गई कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, उन हर किसी के साथ में न्याय हो। ऐसा नहीं कि हिंदू के साथ ये किया जा सकता लेकिन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, या सिख को नहीं दिया जा सकता, या सामान्य वर्ग के लोगों के साथ में यह व्यवहार किया जाए और SC ST के साथ दूसरा व्यवहार किया जाए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो ये सामाजिक रूप से न्याय की बात करता है। उसके बाद आर्थिक रूप से न्याय का मतलब सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो भी अर्थव्यवस्था संबंधी जो भी चीज़ें हैं, उसमें एक समानता लाने की कोशिश की जानी चाहिए। लोगों में पैसे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको एक समान रूप से बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए आय का। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति को राजनीति में खुलकर भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हर एक कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा मन किया कि चलो भाई चुनाव लड़ते हैं, हमारा मन किया कि प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, और हम चुनाव के मैदान में कूद गए। आओ ना देखे तो कूद गए चुनाव के मैदान में। एमपी के चुनाव, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? एमपी से बनेंगे। आपको पता है एमपी ही बनते हैं प्रधानमंत्री। चुनाव में के मैदान में कूद गए। अब आप समझिए, हम इस हाल में बिना प्रिपरेशन के, बिना कोई पॉलिटिकल अप्रोच के चुनाव के मैदान में कूद जाएंगे, तो आपको क्या लगता है मुझे एक वोट के अलावा दूसरा वोट भी मिलेगा क्या? और वो भी एक वोट मेरा खुद का होगा, ठीक है ना। वैसे हमें अधिकार है, हमें इस तरीके का न्याय की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमें अपना को भी देखना है। हम ऐसे ही नहीं जा करके कूद जाएंगे। तो ये चलिए, तो खैर साइड के मैटर है, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया आपको। तो ये हमारे आर्टिकल 38 के फर्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। सेकंड क्लॉज में आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता, समानता नहीं असमानता, अवसर की असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए 15 लाख रुपए इनकम है मंथली, और किसी एक व्यक्ति का इनकम 1500 रुपया है। अब देखिए कितना बड़ा असमानता है। तो ये सरकार को बताया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि आप जो काम करवाते हैं, जो काम हो तो इस तरीके से ना हो कि आय में बहुत ज़्यादा असमान हो। एक अमीर आदमी तो अमीर होते जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। तो इस तरीके का व्यवस्था आप मत कीजिए, बल्कि उसमें समानता लाने का कोशिश कीजिए। प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान, सम्मान में प्रतिष्ठा लाइए। मतलब उसमें सम्मान में हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को आप ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं और जो गरीब है उसको कम सम्मान दे रहे हैं। सुविधा या अवसर, ये हर चीज़ों में आपको जो असमानताएं हैं उसको समाप्त करके समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये 38 में 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 सब सेक्शन है, इन सभी को देखते हैं। पहले सब सेक्शन में बोला गया है कि समान आजीविका प्रदान कराना हर राज्य का कर्तव्य होगा। आजीविका का मतलब पुरुष या स्त्री कोई भी हो, हर किसी को जीवन रहने के लिए कुछ न कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वो अपना अर्न करता है और वो अपने जीवन को यापन करता है, तो वही आजीविका कहलाता है, ठीक है ना। तो हर राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो पुरुष और स्त्री को आजीविका के साधन प्रोवाइड करवाए, ताकि वो खुशहाल होकर के जिंदा रह सके। ये 39(1) में लिखा हुआ है। 39(2) में क्या है? 39(2) और 3 को एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। तो 39(B) और C में लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व होना चाहिए और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात इसका हमारा जो 39(B) है, इसका मतलब है भौतिक साधन। तो भौतिक साधन जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है हमारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस पहाड़ पर जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं या जितने वन की लकड़ियां या जो भी चीज़ें हैं, वो कुछ एक मुट्ठी भर लोगों में केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर हर किसी का अधिकार होना चाहिए और हर किसी को समान रूप से ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये किसमें है? 39(B) में। तो ये देखिए, अगर ये हर किसी में, अगर नदी है, नदी का जल हर कोई यूज करने लगे, तो इससे क्या होगा? हर लोगों में समान व्यवहार होगा। पहले क्या होता था कि एक जगह तालाब का जल अगर कोई यूज कर लिया, नीचे तबके के लोग, तो वहाँ पर ऊंचे तबके के लोग नहीं जाते थे, तो ये असमानता का भाव था। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर भौतिक संसाधन का उचित वितरण किया जाएगा, तो हर एक लोगों में आर्थिक संपन्नता भी आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी तक पैसा मुट्ठी में रह जाएगा। तो इसके लिए सरकार को मतलब प्रॉपर जो है व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। उत्पादन के साधन जो भी है वो भी सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, एक आदमी तक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें हर एक लोगों का भागीदारी होना चाहिए, जिससे सारे लोग का समुचित विकास हो सके। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत समान कार्य समान वेतन के बारे में दिया गया है। तो यह है 39(D). ये कौन सा है? 39 का चौथा सब क्लॉज,
समान कार्य के लिए समान वेतन। अर्थात पहले क्या होता था कि पुरुषों को एक ही काम करना है। अगर मान लिया जाए कि एक बच्चे को यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले जाना है, तो अगर पुरुष ले जाते थे तो उन्हें 100 रुपया मिलता था, और महिला अगर ले जाते थे वही बच्चे को तो उन्हें 50 रुपया दिया जाता था या 60 रुपया दिया जाता था। महिलाओं को इन्फीरियर समझा जाता था और पुरुषों को सुपेरियर समझा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये समान कार्य समान वेतन लागू किया गया है। ये लागू भी है आज के डेट में, ये सरकार को ऐसा निर्देश दिया गया, उसके बाद लागू भी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्लॉज है, स्त्री पुरुष कर्मकारों मतलब कार्मिक कर्मचारी, ठीक है, स्त्री पुरुष कर्मचारी के स्वस्थ दुरुपयोग होने से रोकना है। जो कर्मचारी मान लिया जाए राज्य के अधीन किसी काम में लगा हुआ है, अब ऐसा नहीं है कि उस काम को करते हुए अगर उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उस स्वास्थ्य दुरुपयोग को भी रोकना है। और इसी में एक और आर्टिकल है कि बालकों के शैशवावस्था का भी ध्यान रखना है और उसका उचित व्यवस्था करना है कि उसका दुरुपयोग न हो। अर्थात बाल्यावस्था जो होता है छोटा बच्चा का, उसका दुरुपयोग न हो, उसके लिए भी सरकार को समुचित प्रबंध करने चाहिए। और एक लास्ट क्लाउज है जो कि आप ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे ऐड किया गया था, ठीक है ना। इसमें बताया गया कि बच्चों के स्वस्थ स्वरूप के विकास के लिए सुविधाएं डेवलप करना भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक और ये 39 का अलग से सब आर्टिकल जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे क्लाउज जोड़े गए थे, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे सुधार किए गए थे, ठीक है। तो इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में दिया गया है। 39 का में निःशुल्क कानूनी सहायता, यहाँ पर देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता, और एक जो ये डी वाला पार्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आप ध्यान रखिएगा। तो 36 से लेकर के 39 तक हमने देख लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में बताया गया कि ये न्यायालय में इसके हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते, 38 में बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए व्यवस्था करेगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता प्रदान करने का कोशिश करेगा। 39 में दिया गया है सभी को समान आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है, वो सरकार प्रदान करेगा। भौतिक संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था किया जाएगा। स्त्री पुरुष कर्मकारों को अगर वो ऐसा उसको दिया जाएगा व्यवस्था कि ताकि उसके स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो। और 39 क में है निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा हर एक व्यक्ति को, चाहे अगर कोई गरीब है जिसके पास में किसी तरीके की कानूनी हेल्प की ज़रूरत है और वो वकील नहीं कर सकता है, तो उसे निःशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड करने की ये है। चलिए, हमने ये देख लिया। अब हमारा है अनुच्छेद 40, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, गांधीयन अनुच्छेद। गांधी जी का सपना था ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्वशासन, ठीक है ना, स्वराज का, जिसके अंतर्गत वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर ध्यान देते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो वहाँ पे संविधान निर्माता दो गुट में विभाजित हो गए थे। एक का मानना था कि ग्राम पंचायत के गठन संबंधी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन को संविधान से हटाना चाहिए, इसके लिए कोई विशेष प्रोविजन लाने की जरूरत नहीं है। और एक मानते थे, जो गांधी जी के अनुयायी थे या गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, वो मानते थे कि नहीं, अगर हम शक्तियों को गांव तक विकेंद्रीकरण कर दें तो भारत का विकास बहुत बेहतर हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो गांधी जी के सपोर्टर थे वो थे, और जो एंटी पार्टी में थे वो मुख्य रूप से हमारे भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। उनका देखिए, उनका तर्क भी सही था, वो बेचारे डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे, तो वो भी अपने स्तर पर सही सोचते थे। एक्चुअली क्या था कि भीमराव अंबेडकर इन चीज़ों को वो समझते थे कि हमारा समाज कुछ एक जमींदारी वर्ग के मुट्ठी में जकड़ा हुआ है, और अगर हम स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत का गठन कर देंगे और वहाँ पर जो मुखिया होगा या जो चेयरमैन या सरपंच बनेगा, तो वो कौन लोग बनेंगे? वो वही लोग बनेंगे जो जमींदार हैं, जो समाज के उचले या जो मजबूत कंडीशन में, जो मजबूत स्थिति में जो लोग हैं, वही लोग बनेंगे। और एक बार पुनः जिस जमींदारी के चंगुल से और जिस ब्रिटिश राज्य के आधिपत्य पत्ते से अन्य लोगों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब मजदूरों को, किसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुनः लागू हो जाएगी। तो इन तर्कों के द्वारा वो मना किए, मतलब
भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो हमारे BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, वो इस गतिरोध को देखते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि इसे नीति निर्देशक तत्व में डाल दीजिए। कल के डेट में अगर सरकार का मन किया कि हाँ इसे लागू करना चाहिए तो वो लागू करेगी, और नहीं मन किया तो नहीं लागू करेगी। फिर जाकर के यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रामीण पंचायत जो है, ग्राम पंचायत का जो गठन के बारे में बताया गया, वो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। किस में बताया गया है? 40 में। इस सारी कहानी को आप पढ़ेंगे ना, जो सारे कहानी बाई कहानी आप पढ़ेंगे और 2-3 बार हमारे लेक्चर को देखेंगे, एक आध बार किताब आप पढ़ लेंगे, वो कहा जाता है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। जब ब्रिटिशर्स भारत में आक्रमण कर, मतलब आक्रमण तो नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ये आक्रमण किए ही नहीं थे एक्चुअली, वो तो धीरे धीरे आकर के यहीं के हो गए। तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए व्यापार करने के लिए, और यहाँ की राजनीतिक स्थिति जब उन्होंने देखा, अब थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। जब यहाँ की राजनीतिक स्थिति उन्होंने देखा तो वो सोचे कि अरे हम यहाँ तो बहुत ईजिली यहाँ पे हम आधिपत्य जमा सकते हैं। और देखिए कि हमारे भारतीय राजा उस समय के कितना बेवकूफ़ थे कि एक तो मुट्ठी भर का यूरोप कंट्री, वो भी हजारों किलोमीटर दूर, वो हमारे भारत आते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके हमारी शक्तियों के मुट्ठी भर लोग, थोड़ा सा लोग हमारे भारत आते हैं और हमारे ही लोगों को अपने पक्ष में करके, और वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमारे ही पैसे से वो व्यापार का मुनाफा कमाते हैं और इंग्लैंड भेज देते हैं। ये कितनी बड़ी कूटनीति और कितनी बड़ी उनकी मतलब विजय थी, रणनीति थी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रणनीति उनके पास था। और हमारे भारतीय जितने भी राजाएं थे सारे के सारे बेवकूफ़ थे, ठीक है ना, कि वो वहां पर इसकी रणनीति को, इसकी राजनीति को नहीं समझ पाए कि एक मुट्ठी भर लोग आकर के आपके लोगों के द्वारा ही आपको हरा रहे हैं, ठीक है। तो इन जो ब्रिटिशर्स थे वो मुख्यतः 3 चीज़ों को फॉलो करते थे। आप देखेंगे किसी भी युद्ध में देखेंगे तो कभी भी ब्रिटिशर्स किसी भी राज्य को एक बार में नहीं हराया है, बल्कि वो 3-4 बार युद्ध किया है उसके बाद हराया है। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी युद्ध विराम, ठीक है, युद्ध संधि, युद्ध विराम संधि युद्ध, ये पॉलिसी थी। मतलब युद्ध करेगा, फिर थोड़ा सा कमजोर करेगा, फिर वो बोलेगा अरे चल ठीक है आप अपना एरिया ले लो, हम अपना एरिया, विराम, फिर संधि कर लेगा। कई बार ऐसा कर देगा कि आपको कमजोर करके आपके कुछ हिस्सा ले लेगा, फिर दोबारा युद्ध चालू करेगा। तो इस तरीके से युद्ध विराम संधि, युद्ध विराम संधि, ये प्रोसीजर जो है वो ब्रिटिशर्स का था। और महात्मा गांधी भी स्वतंत्रता आंदोलन में इसी तरीके का काम किए थे। क्या किए थे वो? हड़ताल या सत्याग्रह या जो भी है उनका सत्याग्रह, फिर विराम लेते थे, फिर सत्याग्रह, फिर विराम लेते थे, फिर सत्याग्रह करते थे। तो इस तरीके से तो हमें भी यही काम करनी चाहिए। हमारे जीवन में हमारे तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करो, उसके बाद रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाओ उसके बाद, और फिर स्टडी करो। मतलब स्टडी रिवाइज प्रीवियस ईयर, स्टडी रिवाइज प्रीवियस ईयर, स्टडी रिवाइज प्रीवियस ईयर। इस तरीके से हम अपने पूरे जो टॉपिक है उसको टैकल कर सकते हैं। अगर 100% है तो पहली बार स्टडी करोगे तो मान लो कि 25% टैकल कर रहे हो, ठीक है, उसे फिर दोबारा सेकंड टाइम स्टडी करो, रिवाइज करो, तो अगले बार मान लो 40% टैकल किए। फिर इसे जब 4-5 बार आप 6 बार उसको कवर कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में, तो मैं गारंटी देता हूं कि 99% आप क्वेश्चन को कवर करने में सफल रहोगे। तो आप जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें किसी से हम सीख सकते हैं, उसे सीखना है और उसको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ भी यही करना है, हमें किसी को रटना नहीं है, बल्कि बहुत डिटेल में समझना है, हर चीज़ों को एंजॉय करना है। ये समझना है कि नीति निर्देशक तो आया कहाँ से, क्यों आया, इसका प्रयोजन क्या था, इसके अंतर्गत किन तत्वों को समाहित किया गया है, इन सब सारी चीज़ों को हमें देखना है। चलिए, तो ये देख लिया ग्राम पंचायत का गठन। 41 में है कि कुछ दशकों नहीं दशाओं, कुछ दशाओं जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी या बीमारी, अशक्तता इत्यादि के स्थिति में काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे बुजुर्गों के लिए आप देखते होंगे कि बुजुर्ग पेंशन सहायता स्कीम चलाया जाता है। बीमारी में बहुत तरीके, अभी कोरोना वायरस आ रखा है तो इसमें बहुत तरीके के सहायता की व्यवस्था की जा रही है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तो बताया गया है कि विशेष अगर मान ले कि आवश्यकता की स्थिति या विशेष स्थिति आती है तो राज्य को ये चाहिए कि लोक कल्याण में बहुत सारे
व्यवस्थाएं करे। तो इसके लिए अनुच्छेद 41 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 42 में 42, 43 इसको आप एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। चलिए 41, 42 और 43 ये तीनों को एक साथ पढ़िएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ 41 में बताया कि काम पाने का अधिकार है, तो 42 में बताता है कि काम न्याय संगत हो, अर्थात मानव की उचित दशाओं और मानव के उचित दशाओं के साथ में हो। जैसे मान लीजिए कि काम तो दे दिया सरकार, कोई काम दे दी, लेकिन अब काम का मतलब ये नहीं, अब मनरेगा में काम दे दी सरकार और वहाँ बोले कि बूढ़े व्यक्ति भी वहाँ जाकर काम करेंगे, 70 साल से ऊपर के व्यक्ति। अब आप बताइए मनरेगा जैसे जहाँ पर शारीरिक बल की जरूरत होती है, वहाँ पे बूढ़े लोग काम कर सकते हैं? नहीं। तो किसी भी काम करने के लिए उसका काम की प्रवृत्ति न्याय संगत हो और मानव के लिए उचित दशाओं का निर्माण करें। ऐसा नहीं कि कोई भी दशा हो, मानव से संबंधित हो ही ना, मानवतावाद की काम ही नहीं करे, ऐसे ही अनर्गल कोई भी काम दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 41 में काम पाने का अधिकार है और 42 में बोलता है कि काम न्याय संगत होना चाहिए, और इसी में आता है एक प्रसूति सहायता से संबंधित उपबंध भी, ठीक है। तो ये 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में काम को न्याय संगत होने का अधिकार, और 43 में है कि अगर काम मिल गया, काम अच्छा है, मतलब न्याय संगत काम है, तो उसे निर्वाह मजदूरी भी होना चाहिए, उचित मजदूरी भी मिलना चाहिए, और कुटीर उद्योग का विकास भी होना चाहिए। तो ये 43 में, तो आप ये तीनों को एक साथ करके आप पढ़िएगा, ठीक है। 43 क और ख दो अलग अलग सब आर्टिकल है, इसे भी देख लीजिए। इसमें बताया गया कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। पहले क्या होता था कि कुछ एक मुट्ठी भर के लोग, 2-4 लोग बोर्ड मेंबर ही सिर्फ उद्योग से संबंधित निर्णय ले लेते थे, लेकिन इसमें बताया गया कि नहीं, उद्योग में जितने भी मजदूर हैं वहाँ, तो मजदूर यूनियन का भी आप अपने प्रबंधन में, मैनेजमेंट में उनकी भी भागीदारी लीजिए, मजदूरों के भी बातों को सुनिए और वो क्या चाहते हैं इसको भी आप समझिए। तो ये 43 क में दिया गया है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कोई क या ख इस तरीके से ऐड होकर आता है, तो उसका मतलब आप समझ लिए कि किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। तो ये जो उद्योग से संबंधित मजदूरों की भागीदारी की बात करता है, ये कब आया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे अलग से ऐड किया गया। उसी तरीके से ख को भी सहकारी समिति के गठन के संबंधित प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। तो आप इसे देखिए और कई बार जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसे रिलेट करके पढ़ते जाइए। 44 देखिए, 4-4 ये समान है ना, 4-4, तो 4 का मतलब, 4-4 का मतलब समान है, समान है तो समान अधिकार की बात करेगा, अर्थात नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, सीसीसी का नाम सुनते हैं ना, कॉमन सिविल कोड, अर्थात अगर हिंदू, जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि हिंदू के लिए कुछ और व्यवस्था है, मुस्लिम के लिए कुछ और व्यवस्था है, सिख के लिए कुछ और व्यवस्था है, ये सारा नागरिक अधिकार के, नागरिक क्रियाकलाप के लिए, आपराधिक के लिए नहीं। अर्थात अगर हम मर्डर करेगा तो कोई हिंदू को भी उतना ही सजा मिलेगा जितना मुस्लिम को, लेकिन जैसे उत्तराधिकार संबंधी नियम, विवाह संबंधी नियम, उसके बाद फिर तलाक संबंधी नियम या भूमि से संबंधित नियम, ये हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो ये नागरिकों के लिए समान अधिकार या समान नागरिक संहिता की बात करता है कौन? अनुच्छेद 44, ध्यान रखिएगा, मोस्ट बर्निंग इशू है, इसे भूलना नहीं है। अनुच्छेद 45 देखिए, अनुच्छेद 45 में पहले ये संशोधन किया गया है, देखेंगे कि कब संशोधन किया गया, पहले आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 45 में पहले था कि 14 वर्ष के आयु तक, क्या था? 14 वर्ष के आयु तक बच्चों के शिक्षा व उनकी देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा। बात आ गई समझ में? पहले था 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के शिक्षा व देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन इसे 86वें संविधान संशोधन, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे बदल दिया गया, और इसे बदल करके पहले जो 14 वर्ष था, 14 वर्ष तक, उसे बोल दिया गया कि नहीं 14 नहीं, 6 वर्ष तक। अब हम 6 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उसके शिक्षा संबंधित और उसके हम देखभाल संबंधित कार्य करेंगे, इस राज्य को नीति निर्देशक तत्व कहता है। तो अब आप बताइए कि 0 से 6 वर्ष तक तो यहाँ पे संभाल लिया, तो अब 6 से 14 वर्ष कहाँ गया? तो ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है, इसके लिए आर्टिकल 21(1) में या 21(a) में मूल अधिकार के तहत शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि सरकार को ऐसा लगने लगा कि शिक्षा का जो अधिकार वो हर एक लोगों को मिलना चाहिए और वो उसका अधिकार होना चाहिए, न कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि ये देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो
वो पहले 14 वर्ष तक था, तो अब 6 वर्ष तक कर दिया गया 86वें संविधान संशोधन में, और एक 21A आर्टिकल ऐड कर दिया गया। वहाँ पर बोला गया कि शिक्षा का जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जितना भी बच्चा है वो हर बच्चे का मूल अधिकार हो गया शिक्षा पाना। अगर किसी को शिक्षा नहीं दे रही सरकार तो वो सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। एक और 51 क के तहत जोड़ा गया था मूल कर्तव्य में, जिसमें बताया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना या शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करना ये लोगों की अर्थात गार्जियन की, पेरेंट की ये कर्तव्य होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 46 और 47 देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ, SC ST या अन्य कोई दुर्बल वर्ग, बात समझ रहे हैं, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, सारा कुछ हमने पहले ही डिटेल बता दिया है। तो ये है अनुच्छेद 46 में SC ST या कोई भी दुर्बल वर्ग से संबंधित उपबंध इसके अंतर्गत किया गया है। ये ध्यान रखिए, कई एग्जाम में पूछ देता है। अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में दिखा हुआ है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित, साथ में लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए सरकार अलग अलग उपबंध या प्रबंध करेगी। अर्थात 47 में पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं व्यक्त की गई है और बताया गया कि हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो ये 47 में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। अब आप एक चीज़ समझिए कि हम स्वस्थ कब रहेंगे, जब पर्यावरण सही रहेगा। तो 48(1) में पर्यावरण संवर्धन से संबंधित बात कर दी गई है, और 48 में कृषि से संबंधित कि कृषि और पशुपालन, क्योंकि देखिए ऐसे ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 47 में हमारे पोषाहार और स्वास्थ्य की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन, अर्थात हम स्वस्थ कब रहेंगे, जब कृषि अच्छे अच्छे अनाज मिलेंगे, अच्छे अच्छे फल सब्जियां मिलेंगी, हमें दूध मिलेगा, तब न स्वस्थ रहेंगे। तो 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई है। और 48(1) ये आपको पुनः बता दें, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 47 और 48 को एक साथ रिलेट करके आप पढ़िए, ठीक है, ऐसे आपको याद होगा। 47 48 आप एक साथ रिलेट करके पढ़िए। 49 देखिए, 49 में बताया गया कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला या जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु है, उसका संरक्षण भी राज्य को करना चाहिए। अनुच्छेद 50 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। इसमें बताया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पृथक्करण। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दें, एक अनुच्छेद 50 का ऐड किया गया है। इस 50 क में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा संबंधित प्रोविजन जो है वो 50 क में किया गया है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रयास करने चाहिए, जिसके राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध की व्यवस्था हो। तो ये सारा चीज़ था हमारा नीति निर्देशक तत्व। अब आपको एक और चीज़ बता दें, ये पूरा जो नीति निर्देशक तत्व है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक को गांधीवादी तत्व कहते हैं, एक को समाजवादी तत्व कहते हैं और एक को उदारवादी तत्व कहते हैं। देखिए गांधीवादी को अभी साइड करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। समाजवादी और उदारवादी का मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों एक है या दोनों में अंतर है? देखिए समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब कहता है कि हर एक कंडीशन में समाज के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति को समान न्याय और समान व्यवहार, समान सब कुछ समान मिलना चाहिए। पूरा सामाजिक समानता की बात करता है, लेकिन उदारवादी समानता की बात नहीं करता है। उदारवादी कहता है, जैसे समाजवादी अगर ये कहे कि हर एक व्यक्ति अगर 5 घंटा काम कर रहा है तो हर किसी को 10 रुपया मिलना चाहिए, वहीं उदारवादी ये कहता है कि अगर 5 घंटा काम कर रहा है तो वर्क के क्वालिटी के हिसाब से, या अगर कुछ और भी आता है, तो अगर मान लिया जाए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर 6 घंटा काम कर लिया और एक व्यक्ति 5 घंटा काम किया, तो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है कि 6 घंटे वाले को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और 5 घंटे वाले को कम पैसा मिलना चाहिए। जबकि समाजवादी सिद्धांत में ये कहा जाता है कि हर किसी को समान सुविधा उपलब्ध करवा के हर किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब आप ऐसे में समझिए, उदारवादी सिद्धांत का मतलब क्या हो गया
कि उदारवादी अगर हम 6 घंटा काम किए और आप 5 घंटा काम किए तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। ओवर टाइम, जो आज के डेट में ओवर टाइम किया जाता है, तो वो उदारवादी सिद्धांत है। और समाजवादी सिद्धांत का मतलब कि हर किसी को, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो हम तो ज़्यादा अमीर हो गया ना। तो नहीं, इस 100 एकड़ ज़मीन में कुछ ही ज़मीन हमें रखने का अधिकार होगा, बाकी ज़मीनें जो है वो सरकार के पास चली जाएगी और सरकार इसे लोक कल्याणकारी कार्यों में यूज करेगा। और ऐसा कई बार मामला आ भी चुका है, जिसमें आप सुने होंगे भू सुधार अधिनियम या जमींदारी उन्मूलन। इसमें बहुत सारे ज़मीनों को जो आम लोगों के ज़मीन थे, कुछ एक जो मुट्ठी भर चीज़ों में केंद्रीकृत था, जो हम लोगों ने 39 बी में देखा था ना, और सी में, ठीक है, कि भौतिक संसाधनों का उचित प्रतिनिधित्व और वर्गीकरण, उसके अंतर्गत सरकारें छीन ली थी उन जमीनों को। ठीक है, आगे हम, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल में आ जाइए, और बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया एक दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ये समाजी और उत्तरदायी। और गांधीवादी तत्व का मतलब गांधी जी जिस चीज़ों के बारे में परिकल्पना करते थे, उनके जो आदर्श थे उससे संबंधित। तो आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद 40, 43, अनुच्छेद 46, 47 और 48, ये गांधीवादी तथ्यों से रिलेटेड है। गांधीवादी तथ्यों में क्या था, आप ग्रामीण स्वशासन की बातें की जाती थी, ठीक है ना, यहाँ पर सहकारी समितियों की बात की जाती थी, मिनिमम वेतन की बात की जाती थी, उसके बाद फिर हर एक लोगों के जीवन स्तर ऊंचा रखने के लिए उसके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को गांधी जी प्रश्रय देते थे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गांधी जी ये करते थे। गांधी जी का एक और था कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें थी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ही गौ हत्या प्रतिबंध पर मतलब जो है उसकी बातें की जाती है। गौ हत्या से संबंधित जो पशुपालन है ना, कृषि और पशुपालन, उसी के अंतर्गत गौ हत्या या किसी भी दुधारू पशु के हत्या के रोक की व्यवस्था की जाती है। तो ये गांधीवादी तत्व थे। समाजवादी तत्व में जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 47, इन सब के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर लिया। आपका काम है, आप हर किसी को वर्गीकृत करके आप उसे समझने का कोशिश करिए कि ये किस तरीके से समाजवादी है और किस तरीके से उदारवादी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसे बताएंगे फिर, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि जो समाजवादी भी होते हैं और उदारवादी भी होते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारे का डिटेल दिया गया है कि समाजवादी कौन है, उदारवादी वही चीज़ें हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में अंतर क्या है। हम पहले भी थोड़ा सा देखे थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मूल अधिकार जो है वो हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक है, और वहीं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है 36 से 51 तक। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार सिर्फ राजनैतिक अधिकार है, राजनीतिक रूप से हमें प्रदान किया गया है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिया गया है, ठीक है। यह व्यक्तिगत अधिकार है। मूल अधिकार आपको पहले ही बताया कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल स्वतंत्रता दी गई है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी धर्म को पालन कर सकते हैं, कानून के समक्ष आप समान हैं, ठीक है ना। बहुत तरीके के शोषण नहीं किए जा सकते, आपके किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता। तो ये व्यक्तिगत अधिकार है, मूल अधिकार। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो सामूहिक रूप से राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं, अर्थात राज्य को कल्याण की बात का। बूढ़ा आ गया तो बूढ़ों के लिए एक पेंशन स्कीम लागू किया, तो ऐसा नहीं कि किसी एक बूढ़े को दिया जाएगा, ऐसा नहीं किसी एक बुजुर्ग को दिया जाएगा, ऐसा नहीं, बूढ़ा नहीं, सॉरी, किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाएगा, बल्कि सारे बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाएगा जो एलिजिबल होंगे। उसके बाद ये मूल अधिकार का सबसे बड़ी ताकत है कि न्यायालय में अगर मूल अधिकार आपका कोई हनन कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर मान लिया जाए किसी बुजुर्ग आदमी को कोई राज्य या कोई सरकार पैसे प्रोवाइड नहीं करवा रही है, मान लिया कि बिहार में पेंशन की सुविधा है और झारखंड में पेंशन की सुविधा नहीं दे रही, तो ऐसा नहीं कि झारखंड के लोग जाकर के कोर्ट में केस कर दें कि भैया बिहार में तो दे रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसका स्वरूप नकारात्मक है। अगर स्वरूप के नकारात्मक स्वरूप का मतलब क्या हुआ, ये राज्य के विरोध में, अर्थात राज्य अगर कोई नियम कानून बना रहा है जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसके विरोध में कोर्ट जा सकते हैं। तो इसकी प्रकृति नकारात्मक हो गई ना, राज्य का विरोध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह सकारात्मक प्रवृत्ति है, अर्थात ये राज्य यहाँ पर इससे संबंधित कार्य करता है और इसको लागू करवाने का कोशिश करता है, तो इसकी प्रवृत्ति जो है वो सकारात्मक है। मूल अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत
हाईकोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व को किसी कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं है, बल्कि यह नैतिकता है सरकार की कि वो इसे लागू करे अधिक से अधिक मात्रा में। मूल अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन नीति निदेशक तत्व के निलंबन का कोई बात ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सारे अंतर थे, आप ये ध्यान रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में, ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन पीटी में इसके कोई उपयोगिता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये अब ये देखिए, अब आप देखते होंगे कि एक तरफ तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो एक तरफ संपत्ति का अधिकार दे रहा है, एक तरफ क्या 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 अधिकार दे रहा है, और एक तरफ नीति निदेशक तत्व में बोलता है कि हर किसी को समान रूप से लागू करना चाहिए नीति निदेशक तत्व में। तो इस तरीके मतलब जितने भी संपत्ति है, भौतिक संसाधन है, उस पर समान रूप से प्रतिनिधित्व और वर्गीकरण होना चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझिए कि एक तरफ कुछ लोगों के पास में हजारों एकड़ ज़मीनें थी, एक तरफ कुछ लोगों को मतलब कुछ एक थोड़ा मोड़ा ज़मीन था जिससे मुश्किल से जीवन चलता था। तो ऐसे कंडीशन में सरकार के ऊपर ये दायित्व था कि वो नीति निदेशक तत्वों को लागू करे। तो सरकार कहाँ से लागू करती? सरकार के पास में तो पैसा होना चाहिए था ना लागू करने के लिए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में टकराव की स्थिति आ गई। ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में टकराव की स्थिति हो तो कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा। तो आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे हमारा एक टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, वहाँ पर हमने इसे डिटेल से समझा है, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास का वो वीडियो है, आप उसे जाकर देखिएगा, बहुत डिटेल है। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप जरूर जाकर देखिएगा। इसे हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, एक चंपकम दोराय राजन एक व्यक्ति थे, महिला थी जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। तो मद्रास में क्या था, आज़ादी के समय से ही वहाँ जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज थे, वहाँ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ और वहाँ पर यह दिया गया कि हर किसी को समान अधिकार है, कोई जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। तो इनको चूंकि आरक्षण था, इस कारण इनका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाया, और इस चक्कर में एडमिशन नहीं हुआ तो ये मद्रास हाईकोर्ट चले गए। वो वहाँ पर बोले कि भैया हमारा हनन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैटर आ गया तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर एक जजमेंट दिया, बोला कि आपका मूल अधिकार है कि आपको कोई हनन न करे, जाति धर्म लिंग या किसी आधार पे आपके साथ विभेद न हो। तो वहाँ पर सरकार को गलत ठहरा दिया गया और सरकार वहाँ हार गई। अर्थात आप समझ रहे हैं, सरकार ने व्यवस्था किया कि शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण के कारण इनका एडमिशन नहीं हुआ। इनको लगा कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। एक तरफ तो संविधान कहती है कि आपको कोई भी जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा, फिर तो मेरे साथ अन्याय हो गया। आप किसी एक जाति को प्रमोट कर रहे हैं, हर किसी को समान अवसर दीजिए। यहाँ पर जो सरकार थी वो हार गई क्योंकि मौलिक अधिकार ऐसा प्राप्त था। लेकिन हाँ, इसी के तुरंत बाद पहला संविधान संशोधन आ गया और पहले संविधान संशोधन में ये ऐड करके बता दिया गया, संविधान में ही लिख दिया गया, मौलिक अधिकार में ही लिख दिया गया कि हम चाहें तो किसी के लिए विशेष उपबंध कर सकते हैं। ये आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, आप इसे शॉर्ट में समझ लीजिए। उसके बाद पुनः 1967 में गोलकनाथ का विवाद आया। तो 1951 में क्या आया कि मूल अधिकार श्रेष्ठ है। यहाँ पर नीति निदेशक तत्व जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया वो क्यों किया गया, क्योंकि नीति निदेशक तत्व में ये चीज़ प्राप्त है कि जो सामाजिक रूप से जितने भी लोग हैं उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके से न्याय प्रोवाइड किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हर तरीके के क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर ये मूल अधिकार श्रेष्ठ हो गया, नीति निदेशक तत्व वहाँ खत्म। 67 में आ गया कि मूल अधिकार को अगर कोई भी नियम कम करते हैं तो वो असंवैधानिक हो जाएंगे। जितना मूल अधिकार को कम करते हैं वो असंवैधानिक हो जाएंगे। 1951 के बाद प्रथम संविधान संशोधन हो गया, जिसके तहत मूल अधिकार में ही संशोधन कर दिया गया कि मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है जब जब जरूरत पड़े। तो 1967 में उसको भी खत्म कर दिया गया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, और अगर कोई कम करता है उसको, ठीक है, तो वो असंवैधानिक हो जाएगा। इसको हमने मूल अधिकार वाले चैप्टर में भी कंप्लीट किया है, आप ध्यान रखिए। फिर 25वां संविधान संशोधन 1971 आता है। इसमें अनुच्छेद 31 में एक 31 ग जोड़ा जाता है, ठीक है। यह इंदिरा गांधी की सरकार होती है उस समय, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी ऐसा नियम जो 39 ख भौतिक संसाधन वाला, याद रखिएगा हमने देखा अभी, और 39 ग जिसमें उत्पादन
का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विकेंद्रीकरण, ये दो चीज़ें 39 ख और ग से संबंधित अगर कोई कानून बनाया जाता है और उसके आड़े अगर कोई आर्टिकल 14 के अंतर्गत या 15 के अंतर्गत या 19 के अंतर्गत या 31 के अंतर्गत किसी प्रकार का अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वहाँ पे नीति निदेशक तत्व ऊपर हो जाएगा, अर्थात वो नियम लागू होगा। ऐसा नहीं कि नीति निदेशक ये मौलिक अधिकार के कारण वो नियम समाप्त कर दिए जाएंगे। ये 25वां संविधान संशोधन में दिया गया, ठीक है। और एक चीज और बताया गया कि इसे न्यायालय में कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, अर्थात यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया कि नीति निदेशक तत्व ऊपर है, उसको अगर लागू करने की जरूरत होगी, वो भी कौन, तो 39B और C, यह ध्यान रखिएगा, 39B और C को लागू करने की जरूरत होगी तो वहाँ पे अनुच्छेद 14, 19 और 31 अगर वहाँ पे हनन भी होता है तो इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा, ये ध्यान रखना है। केशवानंदन भारती विवाद आया 1973 में पुनः, वहाँ पर बता दिया गया कि ठीक है, आपने जो ये ऐड किया है कि 39G 31G में कि 39 ख और ग को लागू करने के लिए अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन भी होता है इन तीनों में से तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, ये ठीक है। लेकिन न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है, ये गलत है। न्यायालय को अधिकार होगा, भले ही आप उस मौलिक अधिकार का हनन कर लीजिए, ये ठीक है, लेकिन न्यायालय को हमेशा अधिकार होगा न्यायिक पुनर्विलोकन करने का। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल करके आया था, आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकला था? केशवानंदन भारती से, जिसको और व्यापक रूप प्रदान किया गया मिनर्वा मिल विवाद 1980 में, ठीक है। तो जब ये चीजें आई तो 42वें संविधान संशोधन में पुनः संविधान को संशोधन कर दिया गया और बोल दिया गया, पहले जो 25वां संविधान संशोधन 1971 का था उसमें बोला गया कि सिर्फ 39B और C का जो अनुच्छेद है वो ऊपर होगा। बात आ रही समझ में? 42वें संविधान संशोधन में बोल दिया गया कि नहीं, जितना भी नीति निर्देशक तत्व है वो सारा का सारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 के ऊपर होगा, अर्थात किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी का अगर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 31 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है, उसमें संपत्ति का अधिकार भी उस समय तक शामिल था। संपत्ति का अधिकार तो खत्म हुआ 1978 में ना, ठीक है ना। तो ये अगर हनन होता है तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि इसको मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। अब इस चक्कर में ये गड़बड़ हो गया कहानी, क्योंकि अब भाई सभी नीति निर्देशक तत्व, ये तो गड़बड़ हो गया कहानी। तो फिर मिनर्वा मिल मामला आता है, उसमें बोला जाता है कि ये सभी नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 39B और C के लिए अगर ये हनन होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे नीति निर्देशक तत्व के लिए ऐसा नहीं चलेगा और इसको असंवैधानिक करार कर दिया जाता है। और मिनर्वा मिल में बहुत अच्छी बात बताई जाती है, बोला जाता है कि देखो, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये दोनों जो हैं वो एक रथ के दो पहिए हैं। अगर किसी एक पहिया में थोड़ा सा दरार या टूट गया तो पूरा का पूरा रथ नहीं चल पाएगा। इसलिए दोनों में समन्वय जरूरी है और दोनों में संतुलन होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कभी भी दोनों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर टकराव की स्थिति आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि 39B और C ये ऊपर हो जाता है अनुच्छेद 14, 19 और 31 से, लेकिन 1978 में 31 को हटा दिया गया तो इसलिए अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर ये ऊपर हो जाता है, 31 तो अब है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर एक और चीज़ बताया गया कि हाँ, राज्य कुछ हद तक मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार है इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये सरकार को ये पहुंचा दिया गया, ठीक है। चलिए, इतने सारे चीज़ें हुई, न्यायालय में टकराव हुआ कुछ स्थान पर, बाकी सब स्थान पर तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार ताकतवर है क्योंकि इससे न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है, लेकिन कुछ स्थान पर हमारा नीति निर्देशक तत्व प्राप्त ऊपर है, जैसे 39 ख और ग में जो बातें की गई है। इसका डिटेल चर्चा आप देख लीजिएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ आप बहुत डिटेल में समझ लीजिएगा अगर डिटेल्स जानने की इच्छुक है तो। चलिए, अब ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे बहुत ज़्यादा पीटी में क्वेश्चन नहीं आता लेकिन थोड़ा सा इसे समझना जरूरी है। देखिए, इसमें बोला गया है कि अब नीति निर्देशक तत्व तो सरकार को दे दिया गया कि आप भाई, आप लोगों के कल्याण के लिए ये सब काम करिए, आपको काम करना चाहिए, ये एक काम का लिस्ट दे दिया गया, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। तो क्या भारत इतने दिनों से आज़ाद हो गया, भारत क्या कभी इस तरीके का कोई काम करने का कोशिश किया है या काम किया है? तो हाँ, किया है।
तो देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने की योजना सरकार ने बनाई और उसको फुलफिल किया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 39 देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या था आपको याद है तो देखिए, पुरुषों और स्त्रियों के लिए आजीविका के साधन मुहैया करवाना, ठीक है, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करना, अर्थात ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और किसी के पास में बहुत कम है। उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना, स्त्री पुरुषों को समान वेतन के लिए समान कार्य लागू करना, बालकों के लिए या किसी भी कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य दशा का ख्याल रखना, ये सारा चीज़ अनुच्छेद 39 में है, आपको पहले ही हमने बताया। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई, तो देखिए, जो भूमि का जो व्यवस्था था, जो भूमि से संबंधित या उत्पादन से संबंधित जितने भी चीज़ें थे, उसके लिए भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, जिसके तहत ऐसा नहीं कि कुछ एक जमींदार के पास में हजारों एकड़ जमीन आ जाए और बाकी लोग गरीब जनता भूखे मर जाए। तो इसको अनुच्छेद 39 को फुलफिल करने के लिए ये सब कानून, भूमि सुधार कानून बनाया गया। भूमि सुधार आपको पता ना, 9वीं अनुसूची में का पाठ है, किसका पाठ है, 9वीं अनुसूची का पाठ है। तो भूमि सुधार कानून लाया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, उसके बाद समान कार्य हेतु समान वेतन को आधार बनाया गया, वहाँ पर समान वैतनिक या समान पारितोषिक अधिनियम 1976 लागू करवाया गया। तो ये अनुच्छेद 39 को फुलफिल करने के लिए, उसे लागू करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए। अनुच्छेद 40 में क्या था आपको पता है, अनुच्छेद 40 में ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण पंचायत के बारे में, ग्रामीण स्वशासन के बारे में चर्चा की गई थी। तो इसको फुलफिल करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया और बोला गया कि सारे राज्य इसे लागू करेंगे। और आज के डेट में सभी जगह ये स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया लागू है, आपको पता होगा। इसके बारे में हम लोग स्थानीय निकाय जब पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन परिस्थितियों में इसको बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉन्सेप्ट है, आपको देखेंगे। फिर अनुच्छेद 41 को लागू करने के लिए क्या व्यवस्था किया गया, तो इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 41 में क्या था कि हर किसी को जो है वो व्यवस्था मिलेगा, हर किसी को मतलब कुछ दशा जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, ये सब स्थिति में काम पाने का अधिकार हर व्यक्ति को था ना कि काम पाने का अधिकार। तो इसके लिए मनरेगा योजना लाया गया, दिव्यांग हेतु आरक्षण का व्यवस्था किया गया, पेंशन योजना लाया गया, मातृत्व सुरक्षा योजना लाया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो थी वो सरकार लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या था आपको याद है, अनुच्छेद 45 में था 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था करना। तो इसमें हमने बताया था आपको कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा इसको बदल करके जो 45वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व था, इस नीति निर्देशक तत्व को हटा करके अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए, मौलिक अधिकार कोई बन गया तब तो उसे लागू करना एकदम आवश्यक है। तो सरकार इससे संबंधित बहुत सारे शिक्षा में प्रयास की, बहुत सारे निःशुल्क शिक्षा दे रही है अभी सरकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा का प्रबंध कर रही है। तो ये अनुच्छेद 45 को लागू कर दिया गया मौलिक अधिकार के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 46 देखते हैं। तो अनुच्छेद 46 में हमने देखा था कि इसमें क्या था कि अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रोविजन थे। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रबंध किए गए। इसके लिए भी लोक नियोजन अर्थात आरक्षण, आप देखते हैं आज के डेट में आरक्षण है SC ST के लिए, लोक नियोजन। उसके बाद अवसर मतलब नौकरियों में आरक्षण, सरकारी स्कूल कॉलेज में आरक्षण। तो इस जगह पर SC ST के लिए उपबंध किए गए, ठीक है। उसके बाद 48 क के बारे में देखते हैं। 48 क में क्या था, तो वन्य जीव का संरक्षण से संबंधित और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो इसके लिए क्या दिया गया था, इसके लिए बाघ परियोजना लाया गया, आपको पता होगा, हाथी परियोजना लाया गया, राष्ट्रीय वन नीति लाया गया, नदी परियोजना लाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को लाया गया जो सरकार समय समय पर नीति निर्देशक तत्व को लागू की। उसके बाद 49 में देखिए, अनुच्छेद 49 में क्या था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के संरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसके लिए भी विभिन्न योजनाओं को लाया गया, ठीक है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो पंचशील समझौता या गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा वैश्विक शांति बनाए रखने का प्रयास किया गया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो सरकार विभिन्न चीज़ों को लागू करके, विभिन्न कानून, विभिन्न अधिनियम को ला करके सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को हमने देख लिया, बहुत ही विस्तार ढंग से देखा। थोड़ा लेक्चर लंबा चला गया, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार लेक्चर को देखिए, कई बार देखिए, और किताब पढ़िए। किताब तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना किताब के आपका काम नहीं चल सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूल कर्तव्य को देख लेंगे। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गया। चलिए, आप अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।